Hello everyone. Today we are here to study our chapter 4 from English class 11th Hornbill book, and the title of this chapter is Landscape of the Soul, written by Nathalie Troveray. So as the title is landscape, so student, landscape is basically a painting, a drawing of nature. ओके सो नेचर की जो ड्राइंग जिसमें माउंटेन्स, रिवर, बड़े बड़े ट्रीज, इन सब की जो पेंटिंग्स होती है दैट इज़ कॉल्ड लैंडस्केप ऑफ सोल. सोल हमारी आत्मा. सो आत्मा का जो लैंडस्केप है जो हम व्यू दिखा रहे हैं. सो in this chapter basically the writer, she is a European writer and a historian also. So in this chapter the writer has shown us the comparison between the Chinese painting and Western painting. Being an historian, the writer is used to study about the different kinds of painting of the different regions. लाइक चाइनीज़ पेंटिंग्स जो होती है पहले किस तरह से उनकी पेंटिंग्स होती है और वो किस तरह से सोसाइटी को क्या मैसेज कन्वे करती है उनकी पेंटिंग्स. वेस्टर्न पेंटिंग कैसे, तो वो क्योंकि वो हिस्टोरियन है, हिस्ट्री के बारे में जो है इंफॉर्मेशन गैदर करती हैं राइटर, तो वो जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने गैदर की है और किस तरह से वो ये कंक्लूजन उन्होंने निकाला है कि किस तरह से जो चाइनीज़ पेंटिंग्स हैं वो वेस्टर्न पेंटिंग से कितनी ज़्यादा अलग है, वो इस चैप्टर में उन्होंने डिस्क्राइब किया है. सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर. A wonderful old tale is told about the painter Wu Daozi who lived in the 8th century. अब देखिए कितनी पुरानी बात है, 8th सेंचुरी की बात है कि एक बहुत ही पुरानी एक कहानी फेमस है पेंटर वू डाउजी के बारे में. हिज लास्ट पेंटिंग वॉज अ लैंडस्केप commissioned by Tang Emperor Xuanzang to decorate a palace wall. अब उनकी जो लास्ट पेंटिंग थी एक लैंडस्केप था जो कि कमीशन किया गया था, जिसको ऑर्डर किया गया था बनाने का. किसने ऑर्डर दिया था? बाय टैंग एम्पायर जुआनजोंग. टैंग एक जगह का नाम है, वहाँ के जो एम्पायर जो किंग थे वहाँ के जुआनजोंग, उन्होंने अपने एक पैलेस, अपने महल की एक वॉल को डेकोरेट करने के लिए एक लैंडस्केप बनाने का ऑर्डर दिया था वू डाउजी को. द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड द स्क्रीन. अब मास्टर मतलब जो वू डाउजी हैं जिन्होंने वो पेंटिंग बनाई थी, उन्होंने अपना जो काम है एक स्क्रीन के पीछे छुपा दिया था. सो ओनली द एम्पायर वुड सी इट. सिर्फ उसे वो जो राजा थे वही देख सकते थे. फॉर ए लॉन्ग वाइल द एम्पायर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन, discovering forests, high mountains, waterfalls, clouds floating in an immense sky, men on hilly paths, birds in flights. अब कहते हैं कि बहुत देर तक जो वहाँ के राजा थे वो उस वंडरफुल सीन जो उन्होंने वू डाउजी ने जो पेंटिंग बनाई थी उसकी एडमायर प्रशंसा करते रहे. बहुत उन्होंने देखा कि कैसे इसमें डिस्कवरिंग, बहुत बड़े बड़े जो थे घने जंगल थे, बड़ी बड़ी माउंटेन्स थी, वाटरफॉल थे, और ये जो पूरे खुले आसमान में क्लाउड्स फ्लोट कर रहे हैं और हिली रास्ते पे आदमी जा रहे हैं, बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें जो उसने अपनी पेंटिंग में बनाई थी उसकी बहुत प्रशंसा की राजा ने. लुक सायर सेड द पेंटर, इन दिस केव एट द फुट ऑफ माउंटेन्स ड्वेल्स अ स्पिरिट. अब वू डाउजी जो है खुद दिखाते हैं उस एम्पायर को पेंटिंग, क्योंकि वो पेंटिंग देख के बहुत उसके एडमायर कर रहे होते हैं. अब वो क्या कहते हैं, लुक सायर. सायर मीन्स यहाँ पे सर है, उनके लैंग्वेज में वहाँ पे जो है सायर को, सर को सायर बोला जाता है. तो उन्होंने कहा देखिए सर, ये जो केव है और ये जो माउंटेन्स के बिल्कुल नीचे नीचे जो ये केव बनी हुई है, सुरंग बनी हुई है, यहाँ पर एक आत्मा रहती है. द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन्ड. अब जैसे ही पेंटर ने क्लैप किया तो जो केव वो दिखा रहा था एम्पायर को, उसका दरवाज़ा खुल जाता है. द इनसाइड इज स्प्लेंडेड. अब वो दिखाता है कि अंदर की जो वो है केव है बहुत ही शानदार है. बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे. कहते हैं कि वर्ड्स नहीं है, इतनी अच्छी जो अंदर से ये गुफा है उसको हम वर्ड्स भी नहीं बयां कर सकते जितनी खूबसूरत है ये चीज़. तो दिस प्लीज़ लेट मी शो यू मेजेस्टी द वे. अब वो कहते हैं चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका रास्ता.
द पेंटर एंटर्ड द केव, अब वो जो पेंटर होता है वो उस केव में घुस जाता है, बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, अब वो जैसे ही केव के अंदर जाता है वो पेंटर जो है उसके पीछे जो एंट्रेंस होता है केव का वो बंद हो जाता है। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्पायर कुड मूव और अटर अ वर्ड, और इससे पहले कि वो जो हैरान हुआ राजा जो है वो हिल सकता या कुछ बोलता, द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल, वो जो पेंटिंग थी वो दीवार से गायब हो जाती है। नॉट अ ट्रेस ऑफ वू डाउजीज ब्रश वॉज लेफ्ट, वू डाउजी के ब्रश का एक निशान भी उस पर नहीं बचता है दीवार पर। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और वो जो आर्टिस्ट वू डाउजी है उसके बाद वो दुनिया में कभी दिखाई नहीं दिया। सो ये एक बहुत पुरानी एक टेल, एक कहानी है जो कि वहाँ के पेंटर के बारे में बताई जाती है कि किस तरह से जो पेंटर है, मतलब ये इनका दिमाग का जो मतलब मेंटली जो ये परसेप्शन देते हैं, जो ये सोचते हैं, जैसा ये दिखाते हैं एग्जैक्टली पेंटिंग वैसी हो जाती है। तो ये इन्होंने दिखाया है कि जो चाइनीज़ पेंटिंग है उसमें जो हमारे माइंड की थिंकिंग होती है, एग्जैक्टली जो हम सोचते हैं वैसी ही वो पेंटिंग हो जाती है और बिल्कुल मतलब हमें वो रियल लगने लग जाती है। आगे देखिए, सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन, अब ऐसी स्टोरी जो है चाइना की जो हिस्टोरिकल एजुकेशन है उसमें उनका बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। द बुक्स ऑफ कॉन्फ्यूशियस एंड जुआंगजी आर फुल ऑफ देम, ये चाइनीज़ फिलोसोफर्स के नेम है कॉन्फ्यूशियस एंड जुआंगजी। तो कहते हैं कि उनकी जो बुक्स हैं भरी हुई है ऐसी कहानियों से जिसमें उन्होंने डिफरेंट जो पेंटर्स हैं उनकी कहानियाँ लिखी हुई हैं। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसिपल इन द राइट डायरेक्शन, इनकी जो कहानियाँ हैं वो मास्टर्स जो हैं मतलब जो टीचर्स हैं, जो गुरु हैं, अपने शिष्यों को सही दिशा दिखाने के लिए ये जो स्टोरीज़ हैं बहुत हेल्प करती हैं उनकी। Beyond the anecdote, they are deeply revealing of the spirit in which art was considered. अब वो क्या कहते हैं, एनेक्डोट्स होते हैं शॉर्ट स्टोरीज। अब इन शॉर्ट स्टोरीज के अलावा क्या कहते हैं, दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड। अब कहते हैं कि शॉर्ट स्टोरीज के आगे अगर हम बात करते हैं ये क्या दिखाती हैं, ये दिखाती है डीपली स्पिरिट, मतलब ये हमें फील कराती हैं, डीपली हम फील करते हैं उस आर्ट को, हम देख सकते हैं। ये दिखाते हैं कि योर माइंड हैज़ सो मच पावर कि आप जो कुछ भी आप देखते हो, वट एवर यू नो इमेजिन इन योर माइंड, द व्यूअर कैन फील इट कैन हैपन। व्यूअर ये फील कर सकता है कि हाँ ऐसा सच में हो सकता है। ऐसा चाइनीज़ स्टोरीज़ में माना जाता था। जो चाइनीज़ पेंटर्स हैं, जो चाइनीज़ पेंटिंग है, उन लोगों का ऐसा ही मानना था कि वट एवर वी कैन इमेजिन एक्चुअली द व्यूअर कैन फील इट कैन हैपन। ओके, कंट्रास्ट द स्टोरी और अनदर फेमस one about a painter who would not draw the eye of a dragon he had painted for fear it would fly out of the painting, with an old story from my native Flanders that I find most representative of western painting. अब देखिए ये जो स्टोरी अभी पहले हमने पढ़ी है वो एक चाइनीज़ पेंटिंग पे। अब इसके आगे क्या कहती हैं राइटर, कहती हैं कि इस स्टोरी के ऑपोजिट में एक और बहुत फेमस स्टोरी है जिसमें जो एक पेंटर है वो एक पेंटिंग में एक ड्रैगन बनाता है, लेकिन उस ड्रैगन में ये आई नहीं बनाता, आँख नहीं बनाता। उसे ये डर रहता है कि अगर उसने आँख बना दी तो कहीं वो पेंटिंग में से उड़ ना जाए। तो ये जो पुरानी स्टोरी है माई नेटिव यहाँ पे किसके नेटिव की बात की जा रही है, जो स्टोरी में जो राइटर है। अब राइटर कह रहे हैं कि मेरा एक नेटिव प्लेस क्या है, फ्लैंडर्स इज़ अ नेम ऑफ द प्लेस। कहते हैं वहाँ पर एक बहुत ही ये फेमस ये स्टोरी है जिसमें ऐसा मतलब कहा जाता है कि ड्रैगन की आई नहीं बनाई गई थी। तो ये जो होता है वेस्टर्न पेंटिंग को रिप्रेजेंट करती है ये स्टोरी। अब वेस्टर्न पेंटिंग में देखिए, चाइनीज़ पेंटिंग में बताया है कि आपका माइंड में बहुत पावर है। जो हम माइंड से सोचते हैं, जब हम पेंटिंग को अपने मेंटली वैसे ही देखते हैं तो हमें लगता है कि चीज़ें वैसे ही हो रही है जैसे हम सोच रहे हैं। और वेस्टर्न पेंटिंग में क्या होता है, चीज़ें एक्चुअल में जैसी होती हैं वो वैसे ही बनाते हैं, मतलब वो इस तरह से बनाते हैं कि वो रियल लगती हैं आपको।
देखिए अगली स्टोरी। इन 15th सेंचुरी एंटवर्प अ मास्टर ब्लैकस्मिथ कॉल्ड क्विंटन मैट्सीज फेल इन लव विद द पेंटर्स डॉटर। 15th सेंचुरी में एंटवर्प एक जगह का नाम है, वहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ, बहुत ही ब्रिलियंट जो ब्लैक स्मिथ था, ये एक यूरोपियन स्टोरी है। देखिए इसमें बताया है कि वो जो है क्विंटन मैट्सीज, वो क्या है, एक फेल इन लव विद द पेंटर डॉटर। अब वो तो ब्लैक स्मिथ लोहार था, है ना, अब वो एक पेंटर की डॉटर से उसको प्यार हो जाता है। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन। अब क्योंकि उसके फादर एक पेंटर होते हैं तो वो ऐसे अपने दामाद को एक्सेप्ट नहीं करते जो कि इस प्रोफेशन का एक ब्लैक स्मिथ है। सो क्विंटन स्नीक्ड इनटू पेंटर स्टूडियो एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल। अब क्या करता है क्विंटन, वो क्या करता है, वो धीरे से पेंटर के स्टूडियो में जाता है जहाँ पे वो यूजली पेंटिंग किया करता था, जो उसके फादर होते हैं, मतलब उस लड़की के, और एक वहाँ पर एक मक्खी बनाते हैं, उनके लेटेस्ट उनका जो पैनल लगा होता है ड्राइंग पेंटिंग का, उस पर विथ सच डेलिकेट रियलिज्म दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वैट इट अवे बिफोर ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। डेलिकेट रियलिज्म होता है सिमिलर टू रियल ऑब्जेक्ट। अब वो जो मक्खी बनाता है वो इतनी ज़्यादा अच्छी बनाता है कि ऐसे लगता है कि वो बिल्कुल रियल है, और वो इतनी रियल लगती है कि जो मास्टर होता है, उस लड़की का फादर होता है, वो उसे स्वैट करने लगता है, मतलब उसे पता ही नहीं चलता, उसे लगता है कि एक सच में एक मक्खी बैठी है, उसे स्वैट करने की कोशिश करता है, उसे उड़ाने की कोशिश करता है, इससे पहले कि उसे ये पता चलता कि क्या हुआ है यहाँ पर। क्विंटन was immediately admitted as an apprentice into his studio। अब इतनी अच्छी जो उसने पेंटिंग बनाई तो क्विंटन को उसी टाइम जो है शिष्य बना लिया उसने अपना, और अपने स्टूडियो में रख लिया। He married his beloved and went on to become one of the most famous painter of his age। और उसने अपनी जिससे वो प्यार करता था उससे शादी कर ली, और उस एज का, उस टाइम का वो बहुत ही फेमस पेंटर हुआ बाद में। These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve। अब देखिए ये जो दो स्टोरीज हैं ये बताती हैं कि आर्ट जो है, जो ये पेंटिंग बनाने की जो कला है, वो क्या अचीव करने की कोशिश कर रही है। अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप। अब देखिए यूरोप की पेंटिंग्स में क्या होता है, इल्यूजनिस्ट लाइकनेस, मतलब बिल्कुल रियलिस्टिक, बिल्कुल रियल लगती है कि जो चीज़ एग्जैक्ट जैसी होती है उसे वैसे ही परफेक्टली बनाया जाता है कि वो बिल्कुल रियल लगती है। द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया। अब यूरोपियन स्टोरीज में आपको बताया कि यूरोपियन स्टोरी और यूरोपियन पेंटिंग क्या है, रियलिज्म पे बेस्ड है, रियलिटी दिखाती है, वो जो चीज़ है वैसे ही एग्जैक्टली बनाते हैं। और जबकि एशिया में जो चाइनीज़ पेंटिंग है वो क्या होती है, एसेंस ऑफ इनर लाइफ, मतलब जो हमारे माइंड में चल रहा है, एंड स्पिरिट, हमारे जो अंदर होता है वो उसको शो करते हैं। वट एवर आवर माइंड परसीव, जो हमारा दिमाग देखता है, जो हमारा दिमाग में हमारी इमेजिनेशन होती है, वही एग्जैक्टली हमें पेंटिंग में होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस चैप्टर को थोड़ा सा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे तो आपको ये इजी लगेगा, अदरवाइज थोड़ा सा टफ लगेगा। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लाइन। सो कोशिश करिए इसको समझने की। देखिए टू आपको मैंने बता दी है इसमें डिफरेंसेस। द चाइनीज़ टू आपको जो पेंटिंग्स बताई हैं, ठीक है, वन इज़ चाइनीज़ पेंटिंग, अनदर वन इज़ आपकी है यूरोपियन पेंटिंग्स। तो यूरोपियन पेंटिंग में रियलिज्म, रियलिस्टिक चीज़ों पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो दिया है, उन्होंने डोमिनेट किया है। और जो एशियन पेंटिंग है, जो चाइनीज़ पेंटिंग है, उसमें हमारा मेंटली जो हम जैसा परसीव करते हैं, जैसा हम सोचते हैं, हमें लगता है कि वैसा ही एग्जैक्टली हो रहा है पेंटिंग में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। In the Chinese story, the emperor commissions a painting and appreciates its outer appearance। अब देखिए अभी हमने पढ़ा था चाइनीज स्टोरी वू डाउजी की, जिसमें एम्पायर जो होता है वो ऑर्डर देते हैं पेंटिंग बनाने का, और वो पूरा जो आउटर अपीयरेंस, जिस तरह से वो पेंटिंग दिख रही होती है, उसको वो अप्रिशिएट करता है। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। लेकिन जो आर्टिस्ट है वो एक्चुअल में दिखाता है कि उसका जो सही काम था, जो उसने किया था, उसका क्या मतलब है। The emperor may rule over the territory he has conquered,
जो राजा है वो उस एरिया पे राज कर सकता है जो उसने जीता है, बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन। लेकिन एक आर्टिस्ट जो है वो उसे ही पता हो सकता है उसके अंदर का रास्ता क्या है, मतलब उस एरिया में उस जगह पे अपनी जगह कैसे बनानी है वो एक आर्टिस्ट को ही पता होता है। लेट मी शो द वे, द डाउ, a word that means both the path or the method and the mysterious works of universe। अब देखिए वो कहते हैं चलिए मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। द दाओ, दाओ एक ऐसा वर्ड है जिसका दोनों मतलब है, रास्ता पाथ भी है और मेथड काम करने का तरीका भी है। द एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स, और ये जो यूनिवर्स है इसमें मिस्टीरियस तरीके से कैसे काम किया जाता है वो इसका मतलब वो होता है, दाव का मतलब बताया है इसमें, ठीक है। अब देखिए द पेंटिंग इज गॉन, अब वो पेंटिंग चली जाती है, बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड हिज गोल, लेकिन जो आर्टिस्ट का मेन गोल था कि जिस तरह से उसने पेंटिंग बनाई है वो एक्चुअल में चाहता था जो व्यूअर है, जो पेंटिंग को देखने वाला है, उसके नज़रिए से पेंटिंग को देखे और समझे, तो उसका वो जो गोल होता है वो उसको उस तक पहुंच जाता है। बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, बिना किसी मतलब मटेरियल अपीयरेंस होता है कि बाहरी दुनिया से मतलब हमें देखना, उन चीज़ों से वो ऊपर उठ चुका होता है, राइट। तो कहते हैं कि जो चाइनीज़ पेंटिंग होती है वो दुनियादारी से और जो मटेरियल जिन्हें हम टच कर सकते हैं मतलब काइंड ऑफ उन चीज़ों से नहीं है, बल्कि आर्टिस्ट जो है वो क्या दिखाना चाहता है, वो क्या व्यूअर को रियलाइज़ कराना चाहता है, उस पर बेस्ड होती हैं। और जो आर्टिस्ट की जो पेंटिंग होती हैं वो आर्टिस्ट के नज़रिए से ही आपको देखनी होती है, और आर्टिस्ट जो है वो अपने नज़रिए से आपको पेंटिंग दिखाता है, तभी उसका जो गोल है वो अचीव कर पाता है। देखिए अ क्लासिकल चाइनीज़ लैंडस्केप इज़ नॉट मीन्ट टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू एज वुड अ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग। अब कहते हैं जो क्लासिकल चाइनीज़ लैंडस्केप होता है उसका मतलब ये नहीं होता कि हू बहू जो है जो एक्चुअल व्यू है वैसे ही उसे रिप्रोड्यूस कर दिया जाए। चाइनीज़ पेंटिंग में ऐसा नहीं होता। एज वुड अ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, फिगरेटिव पेंटिंग मतलब जो रियलिस्टिक होती है, जैसा कि वेस्टर्न की पेंटिंग रियलिस्टिक होती है। अब यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि चाइनीज़ पेंटिंग वैसी नहीं होती है। Whereas the European painter wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as he saw it from a specific angle। कहते हैं यूरोपियन पेंटर की जहाँ तक बात की जाए वो चाहते हैं यू टू बोरो हिज आइज, कि तुम उनकी आंखें लो एंड लुक एट ए पर्टिकुलर लैंडस्केप, और एक पर्टिकुलर पेंटिंग को वैसे देखो जैसे कि एग्जैक्टली वो चाहता है दिखाना। फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल, उसी स्पेसिफिक एंगल से देखो जिससे कि वो आपको पेंटिंग दिखाना चाहता है। द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट। अब जो चाइनीज़ पेंटर है वो सिंगल एक ही व्यू पॉइंट नहीं रखता। हिज लैंडस्केप इज़ नॉट अ रियल वन, उसकी जो पेंटिंग होती है वो रियल नहीं होती है। एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, और तुम उस पेंटिंग में कहीं से भी अंदर घुस सकते हो। देन ट्रैवल इट, और उसके बाद कहीं भी घूम सकते हो उस पेंटिंग के अंदर। द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आइज टू ट्रैवल अप एंड डाउन। आर्टिस्ट जो है वो एक पाथ क्रिएट कर देता है आपकी आँखों के लिए, ताकि आप उस पेंटिंग में ऊपर नीचे ट्रैवल कर सकें। देन बैक अगेन इन ए लेजरली मूवमेंट, और फिर उसके बाद आप पूरा घूम के वापस अपने आराम करने वाले मूवमेंट पे आ जाओ। दिस इज़ इवन मोर ट्रू इन केस ऑफ हॉरिजेंटल स्क्रॉल। अब देखिए अभी तक आपको बताया है पेंटिंग के बारे में, लैंडस्केप के बारे में, ठीक है। अब एक और तरह की पेंटिंग के बारे में राइटर बात करें जिसका नाम है हॉरिजेंटल स्क्रॉल। ये एक तरह की पेंटिंग होती है जिसमें जो पेंटिंग है वो लंबाई में चलती है हॉरिजेंटली, और ऊपर से वो फोल्ड होती जाती है, ठीक है। जैसे कि पेंटिंग बहुत लंबी होती जाती है, हमने देखा है किसी बहुत बड़े पेपर को, चार्ट को जब हम लाते हैं तो रोल होता है वो, ऐसे ही ये जो हॉरिजेंटल पेंटिंग्स होती हैं ये क्या है कि बहुत लंबी होती हैं, तो इनका ऊपर का हिस्सा क्या होता है वो रोल होता जाता है, ठीक है। इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग देन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन द अदर एड्स अ डायमेंशन ऑफ टाइम विच इज़ अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ द पेंटिंग। अब कहते हैं कि
इस तरह की पेंटिंग में क्या होता है, धीरे धीरे हम एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में पेंटिंग के पहुंचते हैं, देन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन द अदर, फिर उसको हम और रोल करते हैं ताकि हम दूसरे सेक्शन में, पेंटिंग के दूसरे सेक्शन में पहुंच जाएं, एड्स अ डायमेंशन, और वो जो दूसरा सेक्शन होता है वो एक डायमेंशन ऑफ टाइम, उसके साथ साथ टाइम भी जो होता है वो हमारा बढ़ता जाता है, विच इज़ अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, जो कि किसी और पेंटिंग में ऐसा नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए। जिस तरह का जो व्यूज़ होते हैं एक के बाद, मतलब धीरे धीरे आप जो है पेंटिंग में आगे बढ़ते जाते हैं और उसके साथ साथ आपको टाइम भी आगे जो है चेंज होता दिखाई देता है। वो कहते हैं कि ये ऐसा किसी और पेंटिंग में नहीं मिलेगा, सिर्फ हॉरिजेंटल पेंटिंग में ऐसा होता है। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर, इसमें भी जो पार्टिसिपेंट है जो व्यूअर है उसका एक्टिवली पार्टिसिपेशन चाहिए, मतलब वो एक्टिव होना चाहिए देखने के टाइम पे ये पेंटिंग। हु डिसाइड एट व्हाट पेस ही विल ट्रैवल थ्रू द पेंटिंग, क्योंकि इसमें जो व्यूअर है वो डिसाइड करते हैं कि उसको किस स्पीड से आगे पेंटिंग में ट्रैवल करना है, मतलब वो धीरे धीरे जब वो पेंटिंग को खोलता जाता है तो वो अपने में एक्टिवली होके देखता है। अगर उसे पहले की पेंटिंग समझ आ गई तो वो अपने नज़रिए से कि हाँ अब इसके आगे ये होगा, तो उस तरह से वो पेंटिंग खोलता है, फिर उसे वो चीज़ उसमें नज़र आती है, इस तरह से वो देखते हैं। अ पार्टिसिपेशन विच इज़ फिजिकल एज वेल एज मेंटल, और ये जो पार्टिसिपेशन है फिजिकल तो होता ही है, मेंटली भी जो व्यूअर है उसको मेंटली भी अपने आप को उस पेंटिंग से जोड़ना है। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आइज, ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड। एक चाइनीज पेंटर वो ये नहीं कहता कि आप पेंटिंग को उसके नज़रिए से देखो, बल्कि वो चाहता है कि आप उसके दिमाग में घुसकर उस पेंटिंग को देखो, मतलब उसने जिस नज़रिए से ये पेंटिंग बनाई है चाइनीज़ पेंटर चाहता है कि आप भी उसी नज़रिए से उस पेंटिंग को देखो। द लैंडस्केप इज़ एन इनर वन, अ स्पिरिचुअल एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस। अब जो ये लैंडस्केप होती है ये आपकी इनर वन है, मतलब ये आप अपने दिमाग से बनाते हो, अपनी एक स्पिरिचुअल है और एक कॉन्सेप्चुअल इमेज स्पेस है। कॉन्सेप्चुअल स्पेस मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन है, मतलब ऐसी चीज़ जो आपने इमेजिन की और आप उसे बना रहे हो, उसमें कोई रियलिटी नहीं है, आपने बस आप अपनी दिमाग की सोच से बनाते गए और आप आगे बढ़ते गए, कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप आगे बढ़ रहे हो, उसमें आपने रियलिटी नहीं देखी है। अगर आपने किसी पेंटिंग में माउंटेन्स बनाए हैं, कहीं आपको छोटे छोटे माउंटेन्स के नीचे आप देखोगे, अगर आपका दिमाग कहते हैं कि यहाँ पर एक केव होगी, तो आप देखोगे कि पेंटिंग में कुछ डॉट्स बन रहे हैं, तो आप कहेंगे अच्छा ये केव है। आप पानी का सीन बना रखे, रिवर बन रही है, तो अगर पानी में कहीं आपको कुछ डॉट्स दिख रहे हैं तो आपका अगर दिमाग कह रहा है कि यहाँ पर एक बोट है और उसमें कुछ लोग जो है वो आगे जा रहे हैं बोट में बैठ के, तो वैसे ही आपको वो दिखने लग जाएगी। तो जो लैंडस्केप है वो एक इनर वन, एक मेंटली प्रिपेयर्ड पेंटिंग है जिसमें जो वो है एक स्पिरिचुअल और कंसेप्ट के हिसाब से वो आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, थैंक यू।